कि उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि आपकी जो मर्जी आए कर लो। फीस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आप जो है कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, पुलिस में जाओ, थाने में जाओ, सीएम के पास जाओ, पीएम के पास जाओ, आपकी जो मर्जी आया कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल गवर्नमेंट की डेफिनेटली कमी है, लेकिन टीचर्स की क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है। वो फार बेटर हैं देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कि जितने महंगे स्कूल हैं उन सब में जो पढ़ने वाला बच्चा, हर एक बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उस स्कूल के अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। महंगा मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं। आपकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो वही बच्चा अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो स्कूलों की ये बड़ी सोची समझी चाल होती है कि वो पेरेंट्स की जो है स्किन के अंदर अपने लोगों को इम्प्लांट कर देते हैं। ये मार्केटिंग ट्रैप है एक। हम ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में डाल देंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने खुद ने जो है सरकारी स्कूलों की जो इमेज खराब की है। कुछ टाइम पहले तक हम जो है स्कूल वालों की बड़ी जो है इज्जत किया करते थे। आज हम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी एक दुकान खोल के बैठे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है समाज की सेवा करना। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान के स्पेशल सेगमेंट गेस्ट इन रूम चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। हमारे स्पेशल शो के अंदर तमाम गेस्ट आते हैं और पंजाब केसरी के तमाम सवाल किए जाते हैं उन मुद्दों को लेकर के जिसमें वो यानी कि उनका स्पेशलाइजेशन होता है। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुशील शर्मा। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी संस्था की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था और उनकी संस्था अब और क्या कर रही है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल है कि आपकी संस्था की स्थापना है वो कब की गई थी और क्या कारण था इसका? जी, ऐसा है कि मैंने मेरी बेटी का एक प्राइवेट स्कूल में 2001 में एडमिशन कराया और हमारा जो एक आम विभाग का जो है मेन कंसर्न ये रहता है अपने बच्चे का एडमिशन कराते टाइम कि एक तो स्कूल पास में हो, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा हो और फीस वगैरह भी उसकी रिजनेबल हो। तो इन सब को देखते हुए मैंने एक स्कूल में अपने बेटी का एडमिशन कराया। लेकिन वहाँ एक दो साल बाद में मुझे एहसास होने लगा कि जो फीस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस तरीके से फीस बढ़ रही है। तो हमने स्कूल के सामने एजिटेशन वगैरह किया, अपने जो है उन तक अपनी बातें पहुँचाई, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट इतना एडामेंट था कि उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि आपकी जो मर्जी आए कर लो। आप जो है कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, पुलिस में जाओ, थाने में जाओ, सीएम के पास जाओ, पीएम के पास जाओ, आपकी जो मर्जी आया कर लो। तो फिर हमें लगा कि भाई इसको हमको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो उसके बाद में हमने इस जो है संस्था की स्थापना की और उसके बाद से हम जो है रेगुलरली इसमें काम कर रहे हैं। अमूमन जब मेरी बात हो रही थी कि 2005 से आपने इसकी शुरुआत कर दी थी, अब तक अमूमन स्कूलों में देखा जाता है कि अगर आपके बच्चों ने फीस ना भरी हो तो उन्हें एडमिशन या फिर एग्ज़ाम देने से मना कर दी जाता है। तो अब तक ऐसे कितने केस आपकी संस्था के पास में है और क्या उसका रिजल्ट रहा है? जी देखिए, जो आप बोल रहे हैं ये असल में सिर्फ एक राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे इंडिया में है। और उन बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनके मार्क्स कटे जाते हैं, उनको फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है। और ये एक स्कूल में नहीं, सैकड़ों स्कूलों में इस तरीके की कंप्लेंट्स आई हैं। हमने इसके ऊपर जो है अलग अलग लेवल पे काम किया। कुछ स्कूलों के खिलाफ एफआईआर्स जो है दर्ज कराई गई, कुछ स्कूलों के खिलाफ जो है कोर्ट में भी गए और कुछ स्कूल्स में जो है मतलब जो फेवरेबल रिजल्ट्स आए और कुछ एक में नहीं आए। दोनों तरीके के इसमें मिक्स जो है रिजल्ट्स रहे हैं। सर, एक बात पूछना चाहूँगी कि अभी इस दौर में कुछ लोग जो है वो गुरुकुल शिक्षा को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मत है कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है, भारतीय एजुकेशन सिस्टम या फिर फॉरेन एजुकेशन सिस्टम या फिर गुरुकुल शिक्षा? देखिए, यहाँ हमारे पास में हमारी पर्सनल चॉइस है ये। अगर हम गुरुकुल शिक्षा की बात करें तो हम ये जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा जो है अपने टाइम में सबसे एडवांस जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। अब पिछले कुछ सालों के अंदर सीन यूँ चेंज हुआ है कि इसमें साइंस हो गया, ये इसका प्रोमिनेंस बढ़ गया है। लेकिन एक गुरुकुल शिक्षा में जितना मेरे को नॉलेज है कि एक तो वैदिक जो है शिक्षा ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है और उसमें इवन अगर मैथ्स हम कहें, मैथ्स जो है साइंस का पूरा बेस है
और वैदिक मैथमेटिक्स खुद में इतनी एडवांस्ड है कि उसके ऊपर सारी जो मैथ्स उससे पिछड़ जाती हैं। तो अब लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अब जब हम ये सारी एजुकेशन का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे को एम्प्लॉयबिलिटी पे ही फोकस करना होता है। तो वहाँ गुरुकुल के अंदर अगर एक थोड़ा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पर ध्यान दिया जाए और थोड़ा साइंस पे अगर जो फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल में उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सर, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की आपने बात करी, आज का दौर भी यही है कि लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बच्चे जो है वो हिंदी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? ये एक बड़ी दुरूह समस्या है आपने जो कहा, लेकिन मेरा जो खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और शायद इसको आप डिनाई नहीं कर सकेंगे कि जितने इंडिया में जो हमारे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनमें जो ये संख्या जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज से, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1-1.5 साल में अगर आप नोट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको कमेंट्स जो इंग्लिश में पढ़ने को मिलते थे, हिंदी में आज आपको 60% के आसपास तक वो कमेंट्स हिंदी में मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी के अंदर एक हमारे साथ समस्या पहले क्या थी कि जो हायर स्टडीज़ के लिए जो बुक्स हुआ करती थी वो सारी इंग्लिश मीडियम की होती थी, लेकिन अब हिंदी में भी स्टैंडर्ड बुक्स आ रही हैं और मातृभाषा में बच्चा जो जितना सहज हो सकता है शायद जो है फॉरेन लैंग्वेज में नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हिंदी मीडियम में बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो मतलब सफल होंगे, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। सर, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो आपकी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मेरा जो सवाल है, प्राइवेट स्कूल्स में एक आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का एक कोटा होता है बच्चों का, जिसमें गरीब परिवार के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो क्या वो माँ बाप भी आपके साथ इस एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं? जी, इसमें वो लोग भी जुड़े हुए हैं। असल में जो आरटीई हम कहें तो हिंदुस्तान में एक ऐसा एक्ट है जिसकी पालना बिल्कुल बोलते हैं जिसको हम लेटर एंड स्पिरिट में, वो कतई ना तो हुई है और इसका ज़बरदस्त वायलेशन हुआ है। अभी बिफोर लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो बाद में आऊँगा। मैं पहले ये बता दूँ कि आरटीई में जो इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये वास्तव में पहुँच ही नहीं पा रही है। आपको आरटीई में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके पिताजी का जो है 1000 गज का प्लॉट है, जिनके पास में बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, जो है पजेरो है, ठीक है। तो उन लोगों ने, अच्छा उनके लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सो कॉल्ड स्टेटस वाला जो स्कूल है उसके अंदर उसको एडमिशन कराना है, इसलिए उसने बाई हुक एंड बाई क्रूक जो है उसका एडमिशन करा दिया। और दूसरी बात यह है कि इसमें यह होता है कि जो बच्चे हैं उनसे एक गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर रखा है अमाउंट कि अगर स्कूल की फीस इतनी है, मान लीजिए एक स्कूल की फीस है 1 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट ने अपना एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि वो उतना पैसा दे देगा। अब बाकी की फीस पेरेंट को खुद को जो है बियर करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 कि उसकी जो ड्रेस हो गई, उसकी जो है बुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, उसके अलावा जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस है वो उनके लिए बहुत भारी पड़ते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पेरेंट किसी तरीके से 1, 2 साल, 3 साल तक तो इसको चला लेता है, लेकिन जो है बाद के अंदर वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा लेता है और अल्टीमेटली उसमें दूसरे लोग आ जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि जिसका पहले आरटी में एडमिशन हुआ था वो असल में है कहाँ, गया कहाँ। अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अभी पालना नहीं हो रही है इन चीज़ों की। हालांकि कई बार बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी ये मुद्दे उठाए गए हैं, कई बार फिल्में भी बनी हैं इस मुद्दे को लेकर। अच्छा, पेरेंट्स का आपने बताया कि ऐसे पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में जो आरटीई के थ्रू स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है स्कूल में, वो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है स्कूल में, क्योंकि वो बच्चों के बीच में जो क्राइसिस चल रहे होते हैं उसमें, क्योंकि वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते उस लेवल के बच्चों के साथ। तो क्या इस तरह की भी प्रॉब्लम्स माँ बाप आपके पास लेकर आते हैं, तो आप उनको कैसे डील करते हैं अगर लेकर आते हैं तो? इसमें एक बड़ा शॉकिंग जो इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि एक स्कूल है, जयपुर का ही है, उसमें मतलब आपको मालूम होगा कि इसमें 25% जो है बच्चे आपके जो है आरटी के आते हैं। इसके लिए स्कूल वालों ने बहुत ज़बरदस्त टेक्निक निकाली कि उन आरटीई के बच्चों के लिए एक स्पेशल क्लास बना दी, उसमें सिर्फ आरटी के ही बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन की जो है वहीं से शुरुआत हो गई है। अब उनकी क्लास का टाइम अलग है, इवन टाइम अलग है, उनके लिए टीचर्स अलग हैं। और
जहाँ वो सेम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये तो ये मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम केस है। बाकी मतलब क्लास के अंदर वही 25% बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक सबसे बड़ा जो समस्या क्या आती है कि ये लोग जब बेचारे अपने स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके उलट वो जो बच्चे कि नॉन RTE के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स के पास में बहुत वेल ऑफ हैं, जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है, वो अपने बच्चों को मर्सिडीज़ में भेजते हैं या किसी और लग्जरी गाड़ी में भेजते हैं। उनके पास में ट्यूशन्स होते हैं, ट्यूशन की उनके पास फैसिलिटी है, तो वो एक इतनी बड़ी खाई हो जाती है, इतना बड़ा गैप हो जाता है कि जिसको पाट पाना बड़ा मुश्किल होता है। और वो जो बच्चा है वहाँ पर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो ग्रस्त होता है, तो वो डे बाय डे वो बढ़ता चला जाता है। और ज़्यादातर जो है आप देखेंगे इस तरीके के स्कूल्स में से बच्चे वो निकल ही जाते हैं। सर, एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है काफ़ी जगह पे, तो ये आपको लगता है कितना सही है? क्या स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सकता है उनकी जो लर्निंग है? जी देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये 2018 के अंदर NAC ग्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ था। हो सकता है मैं इसमें ईयर में कुछ कंफ्यूज हो मुझे, लेकिन अभी तक इस दिशा में ना तो कुछ हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो ग्रेडिंग है ये बड़ी सब्जेक्टिव है। तो हम बोलते हैं कि ये फला स्कूल अच्छा है, आप उसको किसी और पैरामीटर पे जो अच्छा मान सकते हैं, ये किसी और पैरामीटर पे, वो किसी और पैरामीटर पे। तो अभी तक इस दिशा में कुछ मेरी निगाह में हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इसके लिए पूरी एक एजेंसी अगर डेडिकेटेड हो और फुल टाइम काम करे, जिसके अंदर ये सारे जो क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए कि उनका जो एजुकेशन का स्टेटस क्या है, टीचर्स का जो है एटीट्यूड क्या है, स्टूडेंट्स की जो है वो किस क्लास से आते हैं। और उसके अंदर क्लास का मतलब ये नहीं है कि वो इस क्लास से आते हैं, क्योंकि स्कूल में हर जो मिक्स कैटेगरी के लोग आते हैं, तो हर एक को ध्यान में रखते हुए अगर किया जाए तो ये कैटेगरी जो सक्सेसफुल हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ एक ये बुकिश एक्सरसाइज बन के रह जाएगी और कुछ नहीं। बात हो रही है पेरेंटिंग की खास तौर पर, क्योंकि आज एक बड़ा कंसर्न है पेरेंटिंग, और ख़ास तौर से स्कूलों के साथ में एज अ पेरेंट आप किस तरह से डील करें। राइट टू हेल्थ, राइट टू कंज्यूमर राइट्स, तमाम चीज़ें बात होती हैं। राइट टू पेरेंट को लेकर अभी भी उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। एक पिता को नहीं पता कि उस स्कूल में किस तरह से वो डील करे कि उसकी जो ज़रूरतें हैं बच्चों को पढ़ाने की, वो भी उस रूप में निर्बाध रूप से पूरी हों और ठगा भी ना जाए। इस द्वंद से हर पेरेंट है वो गुजर रहा है, हर फादर मदर है उनका ये स्ट्रगल है, ख़ास तौर से अर्बन सिटीज़ में सब जगह। तो क्या वाकई इस द्वंद को टाला नहीं जा सकता, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इसमें जो मॉनिटरिंग के लिए जो बॉडी होती है, चाहे सरकार हो या कोई संस्था बनाए, तो उनका रोल कितना इफ़ेक्टिव हो पाता है। आइडियली तो यह है कि सब कुछ सरकार तय करती है, हम सरकार चुनते हैं, सरकार बिजली पानी शिक्षा सड़क देती है, लेकिन क्या वाकई सरकार है वो उस पर खरी उतर पाती है? क्या चुनौतियां आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे, मेरे इन सवालों का जवाब आपके पास में किस रूप में है? जी देखिए, पहली बात तो आपका जो पहले सवाल का मैं जवाब दूं कि अभिभावक के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं और बेतहाशा हैं। पहला जो आपका सवाल था असल में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो आज तक कोई भी सरकार, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की रही हो, वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे भारत में दर्जनों तरीके के बोर्ड्स हैं, CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ICSE, IGSE, IB और पता नहीं कितने कितने बोर्ड। इन सब की बुक्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं, पहली बात। जब तक आप एजुकेशन को यूनिफॉर्म नहीं कर देते, उसमें भले ही आपका रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या अर्बन का या सेमी अर्बन का, वो सेम बुक्स पढ़े, ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने सरकारी लेवल पर ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अब रही बात दूसरा, फिर से वही बात आ जाती है कि रेगुलेटरी बॉडी की। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है वो आज तक कभी भी राजस्थान में तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रही है। शायद आपको मालूम हो कि 2013 में एक फी रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था। जस्टिस शिव कुमार शर्मा थे, वो उसके अध्यक्ष बने, रिटायर्ड जस्टिस थे राजस्थान हाई कोर्ट के, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, उसने काम किया लगभग 3 साल तक। 2016 में वो कमेटी
जिसको सबवर्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वो कमेटी ठीक से काम नहीं कर पाई। इनफैक्ट उसके ऊपर तो करप्शन के चार्जेस लगे कि उसमें 2 जो उसके मेंबर्स थे, जो कि उसके स्टाफ के, इनफैक्ट कमेटी के नहीं, लेकिन जो उसके लिए जो ऑफिस बनाया गया था, ऑफिस के जो 2 मेंबर्स हैं उनको पैसे लेकर के स्कूल की फीस डिसाइड करते हुए पकड़ा गया और वो एसीबी ने उनको पकड़ा और जेल में भेज दिया गया। तो ये मतलब आगाज़ था जो हमारे यहाँ राजस्थान में पहला फी रेगुलेटरी एक्ट लाया गया। गवर्नमेंट ने 2016 में एक्ट बदल दिया कि बोले नहीं वो क्योंकि कमेटी ठीक काम नहीं कर पा रही और इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकल, तो इसलिए हम एक्ट दूसरा ला रहे हैं। हालांकि इसके पीछे गवर्नमेंट बदलने का भी रीज़न रहा। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी की आई, तो उन्होंने अपना एक दूसरा एक्ट ला दिया और 2016 में एक दूसरा फी रेगुलेटरी एक्ट आया। उसमें बताया गया कि आप जो है हर एक स्कूल की अपनी अपनी स्कूल लेवल फीस कमेटी बनेगी और उसके अंदर पेरेंट्स भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। पेपर्स पे हर एक स्कूल ने अपनी कमेटी बनाई। मतलब ये हर एक का मतलब है कि वो स्कूल जो कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते थे, लीगली स्ट्रांग थे, उन्होंने पेपर पे बनाई, बाकी उन्हें तो उसकी भी परवाह नहीं की कि कोई कमेटी ऐसी बननी भी चाहिए कि नहीं। और उसका जो है स्कूल वालों ने क्या किया, पेपर पे बनाया, उधर उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया उस एक्ट को ही, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2021 में उस एक्ट को वैलिड माना। लेकिन इस बीच में स्कूल वालों ने अपने तरीके से बिना पेरेंट्स की कंसेंट के फीस डिसाइड की है और कोई पेरेंट जो है उसके खिलाफ ना जा पाया और स्कूल वालों ने अपने मनमाने तरीके से किया। तो जब तक इसके पीछे मैं स्कूल वालों को ब्लेम नहीं करूँगा। यहाँ दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स के अंदर विजिलेंस की कमी है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट हमने उसके लिए अगर आप कहें कि जो एजुकेशन जो डायरेक्टर है, डीईओ है, या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, चीफ सेक्रेटरी है, अपने जो मुख्यमंत्री महोदय है, सब तक नहीं अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बात वही है कि ढाक के 3 बात। आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। एक सवाल ये उठता है कि जब हम पेरेंट के अधिकार की बात करते हैं तो वो क्या उसकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। मसलन मेरे पास तो ऑप्शन है कि सरकार तो मेरे को कह रही है कि आप सरकारी स्कूल में रखिए ना, क्या दिक्कत है, आप क्यों प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहे हैं और क्यों उस नेटवर्क का आप शिकार हो रहे हैं। तो उस पर आपका क्या टेक है। और दूसरा मेरा सवाल कि आज जो भी बच्चे कोविड के बाद में एक कोविड का क्राइसिस में जो एजुकेशन सिस्टम रहा, उस पर तो मेरा सवाल मैं आपसे करूंगा ही, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आज जो पेरेंट है उसके लिए अगर प्राइवेट स्कूल उसको जाना है तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको चेक करना उसके लिए ज़रूरी है। ये तमाम दर्शकों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव बात होगी। जी देखिए, इसमें सबसे पहले आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि पेरेंट्स की जो एम्बिशंस हैं वो अपने बच्चों पे असल में उनको प्रोजेक्ट कर देते हैं। मैं अगर एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, अपनी बेटी को मैंने आर्किटेक्ट बनाया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा हूँ। या मैं वकील हूँ और मुझे लगता है कि मेरा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, मेरा बेटा वो इनहेरिट करे, तो मैं उसको वकील बना रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अब जो सीन पिछले कुछ सालों में ऐसा बदला है कि महंगा मतलब अच्छा। ठीक है, आप अपने बच्चे को महंगे स्कूल में एडमिशन कराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छा है, उसका आपसे आपके मतलब स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई लेन देना नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इसमें है एक महिला का मैं उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक जयपुर के बहुत महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके पीछे उनका क्या रीज़न था कि वहाँ पे क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन कम से कम वहाँ उसको वो अमीरों के बच्चे मिलेंगे जो कि आइंदा उसके काम में आएंगे। तो जब हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ही है तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। मेरी निगाह में जो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को लें या गवर्नमेंट स्कूल्स को लें, और ये मैं किसी और के एक्सपीरियंस की बात नहीं कहूँगा, खुद के एक्सपीरियंस की बात कहूँगा, क्योंकि मैं जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा जो कि सरकारी है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये बहुत क्लियर कट है कि गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल गवर्नमेंट की डेफिनेटली कमी है, लेकिन टीचर्स की क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है, वो फार बेटर हैं देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन हम क्योंकि अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, ये एक मेंटलिटी है। दूसरी एक और बड़ी
मतलब अजीब बात है कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं क्या करूँगा कि आस पड़ोस से पूछूंगा कि कौन सा स्कूल अच्छा है। अच्छा, स्कूल की मार्केटिंग हम खुद पेरेंट कर देते हैं कि अरे कौन से स्कूल में कराएं यार, वो स्कूल बहुत बढ़िया है, उसके अंदर वो टीचर है, वो टीचर है, वो टीचर है, या अच्छा पढ़ाते हैं, उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप एक नोट करेंगे कि जितने महंगे स्कूल हैं उन सब में जो पढ़ने वाला बच्चा, हर एक बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उस स्कूल के अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। यहां आपका बच्चा अगर उसमें कैलिबर है, उसमें जो है उसके अंदर बोलते हैं क्वालिटी है, तो वो कहीं पे भी रहेगा, वो पनपेगा। इसलिए आप भूल जाएं कि कौन सा स्कूल महंगा है, इसका मतलब अच्छा होगा। आप अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर खुद ध्यान दीजिए, मॉनिटर कीजिए उसको, और सबसे पहली बात अपने जो बच्चे को आसपास के स्कूल में भेजिए। उसको ऐसा नहीं कि आपने 15 किलोमीटर दूर स्कूल में भेजा है जहां उसका आने जाने में 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। उसकी जो है पोटेंशियल पर, उसकी स्किल्स पर बहुत उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, महंगा मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, और आप ये मान के चलिए कि आपने अपने बच्चे को जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस देकर के पढ़ाया, ठीक है। स्कूल कोई गारंटी नहीं लेता कि हमारे बच्चे की जो है आउटकम ये आएगा, रिजल्ट ही आएगा। कोई स्कूल नहीं लेगा। इसका मतलब स्कूल के अंदर कुछ था ही नहीं। आप अपने बच्चे को खुद ध्यान दीजिए, उसको जहां अच्छा लगता है एक बढ़िया टीचर से जो पढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, आपकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो वही बच्चा अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। जबकि आप अगर स्कूल में छोड़ देंगे, उसको उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, वो कुछ कर पाएगा, मैं उसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। बिल्कुल, मेरा ये सवाल है, अगर आप लोग की बात कहते हैं कि ये संगठन जो बनाया जाता है, संगठन बनाने के बाद चाहे बच्चों की है या उनके पेरेंट्स की, उनकी समस्याओं को जब उठाते हो, जब कोर्ट और हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन के ऊपर भी कई ऐसे तो जो बदलाव थे और अलग अलग हो गए थे। ये भी सुनने में आया था कि जो संगठन है वो स्कूल के जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करके वो समझौते के बीच में केस को कमज़ोर कर दिए। ये क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा दर्शक को बताओ। देखिए, जो आपने बहुत जो है महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और ये असल में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो फिर कुछ अलग तरीके के विवाद पैदा होंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो कोविड की जो फीस है, पिछले जो 2020-21-22 की जो फीस है, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमने लगाई 2020 के अंदर, जून में मैंने खुद ने लगाई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में सुशील शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से आपको पिटीशन मिल जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि जो है जून 20 में गए थे हम, कि ये जो 3 महीने की फ़ीस, जबकि स्कूल बंद हैं, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये फ़ीस वेव की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि कोविड कौन से स्टेट में आएगा, कितना चलेगा, तो आप अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाइए। और ये हमारी पिटीशन थी 8 स्टेट्स की। तो उसमें बाद में क्या हुआ कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पेरेंट्स गए। पंजाब के अंदर पेरेंट्स के नाम पे लगभग 44 पेरेंट्स जो है गए, और उनमें से आधे से ज़्यादा वो स्कूलों के खड़े किए हुए वकील थे, क्योंकि पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं होता, पेरेंट्स के पास में यूनिटी नहीं होती है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर पेरेंट के पास में इतना ही वो होता तो वो अपने बच्चे को और ज़्यादा महंगे स्कूल में डाल देता, ठीक है। वो ये एक पेरेंट्स की साइकोलॉजी है। तो वो, और फिर दूसरी बात ये है कि अभी जैसे बता रहे थे कि आरटी के बच्चों के साथ में इतना दुर्भाव किया जाता है, तो जो पेरेंट्स इतनी महंगी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो ये पसंद करेंगे कि मेरे बच्चे के साथ में भी वो दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हो? तो इसलिए पेरेंट्स लड़ नहीं पाते। तो स्कूलों की ये बड़ी सोची समझी चाल होती है कि वो पेरेंट्स की जो है स्किन के अंदर अपने लोगों को इम्प्लांट कर देते हैं, और वहाँ के जो कोर्ट के लिए बड़ी ये समस्या हो जाती है कि ये आधे से ज़्यादा पेरेंट्स के नाम पे जो लोग आए हैं, ये तो स्कूलों के फेवर में बोल रहे हैं, तो वो मामला एक तरफा हो जाता है, पलड़ा एक तरफ झुक जाता है, वो अन्याय के पक्ष में झुकता है ज़्यादातर। हालांकि ये मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत स्ट्रांगली लड़ा,
और आप फिर वो वापस जब हम हाई कोर्ट से गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फरवरी 8 को ऑर्डर कर दिया था 100% फीस का, कोविड की फीस का, तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह भी किया और जो है अपने जो कंसर्न्स रख 70-30 का आया था 70-30 वो का असल में हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट के लेवल तक जो है हाई कोर्ट ने बल्कि वहाँ 70-30 नहीं था, 60-70 का था कि राजस्थान जो बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन फीस का 60% देंगे और जो CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं वो 70% देंगे ट्यूशन फीस का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला बिल्कुल बदल गया, सुप्रीम कोर्ट ने 100% का ऑर्डर दे दिया था। फिर हमारे जो उसमें अपने क्वेश्चंस रेज करने पे, अपने ऑब्जेक्शंस और जो है कंसर्न शो करने पर जो कोर्ट ने उसको 15% जो है कम किया, यानी 85% वो कर दिया कि जो टोटल फीस का, लेकिन वो 85% देना होगा। अब मेरा एक और है, जो पेरेंट्स को लेके जो संगठन बनाए गए थे उसमें कई गुट हो गए, तो उसमें ये भी संगठन के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि ये जो पदाधिकारी हैं ये आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और बजट इकट्ठा करने की बात थी। ये क्या बातें थी, इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करें। देखिए, ये आपने जो कहा कि ये सब चीज़ें हुई 2020 में हुई थी, और हम जो अलग अलग जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स एसोसिएशंस थे, ये सब हम 20 में क्लब हुए। और जो आपने कहा ये वाकई सवाल सही है कि उसमें अलग अलग पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे, तो जब क्या होता है कि बाढ़ आती है तो उसमें तो शेर, बकरी, सांप, चूहा, बिल्ली सब एक उस पर आ जाते हैं, तो आ गए। उनमें से कुछ लोगों का बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि हमको इलेक्शन लड़ना है, और नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऑलरेडी इस तरीके से एक शख्स जो है अपने यहाँ पॉलिटिक्स में जा ही चुके हैं, आप जानते हैं सारे। तो उसमें भी कुछ ऐसे जो है महत्वाकांक्षी लोग जिनको पार्षद बनना था, और अभी भी उनका ये जो है महत्वाकांक्षा रुकी नहीं है, चल रही है। तो अब किसी ने उसको डिस्क्लोज किया, किसी ने उसको छुपा के रखा है, लेकिन बाकायदा उनकी महत्वाकांक्षा है, वो पॉलिटिकल पीपल हैं और बाकायदा किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन क्या कि हमने उसको एक जो प्लेटफॉर्म बनाया बाद में इसी पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि पॉलिटिकल जब आइडियोलॉजी आपकी आ जाती है, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाती है, फिर ब्रेकअप हो गया। अभी वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल के दौर में सर जो प्राइवेट स्कूल है वो एक आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। वो उससे पेरेंट्स भी प्रभावित हैं और बच्चे भी। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा अच्छा करेगा ये वो, बट कहीं ना कहीं उसका एक गलत प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। जो डिसेंसी पहले के बच्चों में होती थी वो आजकल के बच्चों में नहीं है। वो धीरे धीरे पेरेंट्स से भी बदतमीजी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये असल में ये मार्केटिंग ट्रैप है एक, ठीक है। मैंने और खुद के बारे में कहूँ, मैंने कहा कि मैंने जो है सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की, प्राइवेट में भी की, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डाला। मैं इसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानूंगा, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों का ये मानना था कि प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए। ये फैमिली प्रेशर है, आपका पीयर प्रेशर है, आपके आस पड़ोस के लोगों का प्रेशर है। हम ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में डाल देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये गलत था। मेरा मानना है कि ये गलत डिसीजन था मेरा। हम ये मानते हैं कि कॉन्वेंट मतलब अच्छा, महंगा मतलब अच्छा, इंग्लिश मीडियम इसका मतलब अच्छा। ये सब चीज़ें, धारणाएं हमारी यहाँ से पैदा होती है। हमने खुद ने सरकार को जो है डिफेंड करना छोड़ दिया, उसका सपोर्ट करना छोड़ दिया। हमने खुद ने जो है सरकारी स्कूलों की जो इमेज खराब की है। अगर हम खुद सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालना शुरू करेंगे, बहुत बहुत फास्ट तरीके से सरकार को मजबूर हो जाएगी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, लेकिन इसके लिए पहल तो हमको खुद को करनी पड़ेगी। और ये वाकई कि पहले जो है कुछ टाइम पहले तक हम जो है स्कूल वालों की बड़ी जो है इज्जत किया करते थे, आज हम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी एक दुकान खोल के बैठे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है समाज की सेवा करना।
सर देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में फीस का बर्डन तो है ही, इसके साथ ही एक बर्डन और बच्चों पर और पेरेंट्स पर डाला जाता है, यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर, शूज़ को लेकर, कि ये सब आपको हमारे स्कूल से ही लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए में ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, ये अभी आपने सिर्फ जो स्टेशनरी, शूज़, बेल्ट्स वगैरह की इनकी बातें की है, या फिर ड्रेस की बात की, यूनिफॉर्म की बात की है। मैंने इस तरीके के स्कूल्स के जो हेड्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाई है, मेरे पास बाकायदा में वो लिस्ट मौजूद है। कम से कम 200 तरीके के हेड्स हैं। अलग अलग स्कूलों ने अपने अपने नए नए तरीके ईजाद कर लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो उसमें मैं आपसे बताऊं, क्रिसमस लंच फीस। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्रिसमस लंच 3000 रुपया उसकी फीस। 5 स्टार होटल में खाना खिलाओगे और तुम मनाओ क्रिसमस, यार उसके लिए मैं फीस क्यों जो है पे करूं, लेकिन बना रखा है। ये मैंने एक उदाहरण पर दिया है। इतने तरीके के हैं। मैं आपके सामने वो लिस्ट रखूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप में से एक जना वो नहीं बता पाएगा कि इसका मतलब क्या है। वो डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं मिलते, वो उन्होंने फीस एड्स बना रखे हैं। मतलब ये स्कूल्स, मैंने कहा कि ये कोई सेवा के लिए नहीं है, ये लूट के अड्डे हैं। और इन्होंने इतने तरीके कर रखे हैं, मतलब इसके लिए इन्वेंट कर रखे हैं कि अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पेरेंट्स के अंदर कभी भी यूनिटी आज तक नहीं हुई। एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पर एजुकेशन नहीं है। अभी फिर से एक पार्टी है, वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है, सब हमने एजुकेशन पे ये कर दिया, ये कर दिया। उनकी हकीकत ये है कि उनके राज्यसभा में जो मेंबर गए हैं वो खुद स्कूल्स की चेन चलाते हैं, ठीक है, और वो प्रोपेगेंडा करते घूमने पूरी दुनिया में कि साहब हमने इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स खोल दिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एएसपी, बीएसपी, AAP, TMC या कोई पार्टी, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर जो है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी वाकई इसको ईमानदारी से अपने एजेंडे में लेकर चले, बहुत बदलाव आ सकता है। सर, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बात चल रही है, पेरेंट्स का पक्ष हम सुन रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स का एक पक्ष रखना भी ज़रूरी हो जाता है। जब ये बात उठी है कि फ़ीस में बढ़ोतरी और ये सब, तब प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने हमेशा एक ही बात कही है कि हम बच्चों को वो सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, इसीलिए हम फीस ले रहे हैं। अगर हम फीस नहीं लेंगे तो बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही हम स्टाफ को जो पेमेंट होता है वो किस तरह करेंगे, लिहाजा मॉडर्न क्लासेस हम लोग लगा रहे हैं और एनवायरनमेंट हम लोग बच्चों को वैसा देते हैं और उसी का हम पैसा लेते हैं। उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें जो आपने कहा, मैं थोड़ा इसका एक्सटेंशन और कर देता हूँ। एक स्कूल के टीचर वो मेरे पास में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि वो स्कूल ये बोस्ट करता है कि हम अपने स्कूल को 7th पे कमीशन दे रहे हैं। टीचर्स ने मुझसे कहा कि सर, हमारे को तो 7th पे कमीशन छोड़िए, 6th पे कमीशन नहीं मिल रहा है। बोलते क्या है, करते क्या है। हमारे को तो उसका बेसिक, जो 6th पे कमीशन का बेसिक दिया जा रहा है, और जो बाकी पक्ष है वो सारे उड़ा दिए गए हैं। और वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो है हम तो ये सर जो अपने स्टाफ को ये सैलरी देते वो देते हैं। तो मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं कि आप जो है अपने साथ में कुछ पेरेंट जो है अपने टीचर्स को इकट्ठा कीजिए और हम स्कूल के सामने चलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप मुझे प्रिंसिपल के सामने मिलेंगे तो मैं आपको पहचानूंगा भी नहीं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज़ उठा दी, उस व्यक्ति के लिए हर स्कूल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वो फिर किसी स्कूल में पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ा सकेगा। तो ये सबसे पहला झूठ है कि जो टीचर्स को जो है सैलरी दी जाती है और वो एज पे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो डिसाइडेड जो कमीशन है उस हिसाब से दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, फैसिलिटीज़ आप किसको कहेंगे? मुझे आप बता दीजिए कि आप किसको फैसिलिटी कहेंगे? सर देखिए, कहा जाता है कि मॉडर्न क्लासेस वो लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो क्लासरूम्स होते हैं, टेबल चेयर्स,
उम्दा क्वालिटी की, उसके साथ ही एसी हर एक क्लासरूम में लगे रहते हैं। इस तरह की जो सुविधाएं स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, पूरे स्कूल में हर तरफ स्पोर्ट्स के अलग अलग प्लेग्राउंड्स बने होते हैं, तो उस तरह की सुविधाओं के लिए बात की जाती है। ओके फाइन। सबसे पहले हम बात करें फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में दिन रात का फ़र्क है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको हम फैसिलिटी नहीं कहेंगे। एससी को मैं डेफिनेटली फैसिलिटी कहूँगा। आप पीने के जो है पानी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, आप उनके लिए जो है मतलब वेंटिलेटेड क्लासरूम्स अवेलेबल कराते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हैं कि अच्छा एक बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट अवेलेबल कराते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है। और एसी यहाँ पर अगर मैं कहूँ फैसिलिटीज़ की भी हम बात कर लेते हैं, यहाँ मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उनको अवेलेबल कराना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। अब वही रही बात फैसिलिटीज़ की, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल बता देता हूँ। हर स्कूल ऑलमोस्ट कंप्यूटर फीस के नाम पर कम से कम 100 रुपया हर महीना लेता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ये 200, 300, 500, 1000 रुपये भी होता है। अब मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स बताता हूँ, बहुत सिंपल सी गणित है। एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, एक बच्चे से वो 100 रुपया महीने ले रहा है। हर महीने कितना हो गया? 4000 रुपया। साल भर में आपका हो गया 48,000, ठीक है। एक पीसी आप लेके आते हैं, कितने का आ जाता है एवरेज? लगभग 30,000। ये एक बच्चे से आपने 100 रुपया महीना लिया है तो, लेकिन यानी आपके एक साल के अंदर तो सारे कंप्यूटर फ्री हो गए, लेकिन वही फीस आप हर साल ले रहे हैं। वो पहले आपने 100 रुपए किया, फिर 125 कर दिया, 150 कर दिया, 200 कर दिया। यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। सर, जब इतनी ही प्रॉब्लम है, हमें प्राइवेट स्कूल्स को लेकर हमेशा बात आती रहती है कि फीस बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, तो हम उसकी जगह सरकारी स्कूल्स का रुख क्यों नहीं करते? हम सिर्फ प्राइवेट के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? मेंटालिटी लोगों ने वैसा क्यों सेट कर लिया? एब्सोल्युटली। अभी शायद आपको ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था। इसके लिए जिम्मेदार हमारी खुद की मेंटालिटी है। हमने जो स्कूल को स्टेटस के साथ जोड़ लिया। मैं मानता हूँ कि जिस रोज़ हम सरकारी जो है तंत्र का साथ देना शुरू कर देंगे, सरकार मजबूर होगी कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बदले। क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। जो सरकारी जो टीचर्स आते हैं वो बाकायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके आते हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनका तो हमको बैकग्राउंड ही मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या क्वालिफाई किया क्या नहीं किया। बस वहाँ ये है कि जो कम जो सैलरी पे काम करने को तैयार है वो हमारा टीचर है। और उनके मार्केटिंग का तरीका क्या होता है कि वो 3-4 टीचर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि अच्छे हों, उनको अच्छी स्किल देते हैं, बाकी तो वो नॉमिनल फीस के ऊपर। और हर साल आपको हर स्कूल के अंदर, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप जो पूरे राजस्थान में चल जाइए, किसी स्कूल के अंदर आपको परमानेंट स्टाफ नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो जो टीचर परमानेंट होने की स्केल पे पहुंचा उसको तुरंत हटा देंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे को रख लेंगे, आगे 10-15 साल तक उसको खींचेंगे, फिर तीसरे को लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि टीचर्स में तो वहाँ पे कोई क्वालिटी तो नहीं है। तो ये डेफिनेटली हमारी खुद की मेंटलिटी जिम्मेदार है और हमने खुद ने ही इसका बेड़ा गर्क किया है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आजकल महंगाई का दौर है और हर साल जो है फ़ीस जो है स्कूलों की वो बढ़ा दी जाती है। तो इस स्थिति में कुछ पेरेंट्स तो हैं वो चुपचाप पेमेंट कर देते हैं बच्चों के लिए, और कुछ हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की उनकी जो सुनवाई है वो हो नहीं पाती है। तो उस स्थिति में ये जो शिक्षक संघ अभिभावक है तो वो कैसे मददगार साबित होता है अभिभावकों के लिए? देखिए, ये जो आपने कहा, असल में पहला जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है जो चुपचाप फीस जमा करा देता है। बहुत कम लोग हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई भी तो उनके बच्चे के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया कि वो तंग आ गए। उन्होंने कुछ टाइम तक रजिस्ट किया, लड़े, लेकिन बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। हम कोशिश करते हैं उनको मॉरली, हम उनको लीगली भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम तो जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में लड़े। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है, हाँ यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपसे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 फरवरी को हमारी फाइनल हियरिंग हुई थी 21 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 3 मई को कि जो है 85% जो है फीस दी जाए, मतलब पेरेंट्स से वसूल की जाए।
और वो भी ये कि अगर उस स्कूल के अंदर जो एक मैंने थोड़ी देर पहले एक स्कूल लेवल फीस कमेटी का जो नाम बोला था वो बनी हो, उसने अगर फीस डिसाइड की हो तो उसका 85% लिया जाए। स्कूल वालों ने वापस उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया ऑर्डर को, और 1 अक्टूबर को फिर हमको अपीयर होना पड़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, जो हमने फीस डिसाइड की है उसका 85% हमको लेने की परमिशन दी जाए। यानी कंप्लीट इलीगल फीस थी वो, और हमने उसमें पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट किया। हम खुद सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और बाकायदा एक बार नहीं कई बार गए हैं। हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात यही नहीं है कि जयपुर के लोगों की बात है, ये तो पूरे राजस्थान की बात है, असल में पूरे इंडिया के लेवल की बात है। हम कोशिश करते हैं उनको कि मॉरल हो गया, एक नॉलेज के लेवल पे हो गया, और लीगल सपोर्ट हम सब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि 10th क्लास तक बच्चे कुछ समझते नहीं है, नॉर्मली आराम से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन 10th के बाद में बच्चों को मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो इस बेस पे आपके पास ऐसे कोई पेरेंट्स आते हैं जो उनको आपको सजेस्ट करना पड़ता हो, तो आप उनको क्या क्या सजेस्ट करते हैं, या फिर बच्चे से ही बात करते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि ये एक बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मैं जो बनना चाहता था मैं नहीं बन पाया, तो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूँ, वो गलत है। हर इंसान की जो है स्किल्स, उनके फील्ड्स अलग अलग होते हैं। और अच्छा, एक समस्या ये भी होती है कि बच्चा खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। आज आपको मैं कहूँ कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप खुद नहीं बता सकते मैं किस में अच्छा हूँ। ये तो आप बच्चों की बात कर रहे हो, हम जो ग्रोन अप है हमको नहीं मालूम कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या बुरा करते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए बाकायदा काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलर्स जो होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चे का जो किस फील्ड के अंदर उसके पास में अच्छा वो करने के जो चांसेस हैं। तो और हालांकि पेरेंट्स को भी समझ में आता है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा बेटा है, वो अगर पोहा अच्छा बना लेता है तो मैं बोलूँगा कि तू होटल इंडस्ट्री में जाना भाई, मैं तेरे को इंजीनियर क्यों बनाऊँ। क्योंकि हमारे पास में ले दे के क्या होता है कि हमने 4-5 फील्ड्स जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या सीए बन जाए, या फिर जो लेक्चरर बन जाए, या ये बन जाए। अरे भाई, हर फील्ड में स्कोप है। होटल में भी काम कर देगा, मतलब इवन वो शेफ बनेगा। अगर वो अच्छा शेफ बनता है तो पैसा तो उसमें भी है। आपने क्यों सोचा इंजीनियर बनाना। तो मैं हमेशा वो करता हूँ, पेरेंट्स को कहता हूँ कि भैया बच्चे से पूछो उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपने खुद ने भी इतने टाइम में नोट किया होगा कि वो क्या क्या काम करता है, उसको किस में मज़ा आता है। जो मज़ा आता है उसको उसमें भेजो। अगर मुझे कॉमर्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और मुझे अगर साइंस में भेज दिया जाएगा तो मैं नहीं करूँगा। मुझे अगर इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, और मुझे जो है आर्किटेक्ट बना दिया जाए तो मैं नहीं करूँगा, मैं फेल होऊंगा। बेटर है बच्चे को खुद को छोड़ दो उसके हाल पे, वो खुद बेटर जानता है। आप उससे पूछो, कंसल्ट करो, काउंसलर के पास जाइए, वहाँ बैठाइए, उसके साथ कंसल्ट कीजिए, और जो वो सजेस्ट करे उसमें भेजिए उसको। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। वैसे कहते हैं कि इस दौर में जो मनुष्यों की सबसे ज़्यादा प्रयोगधर्मी प्रजाति है वो अभिभावक है। वो चाहे 2 प्रयोग हो रहे हैं इन दिनों में। एक तो ये कि आप स्कूल ही मत भेजिए, और उसको एक कोई स्पोर्ट में या कहीं एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व कर लीजिए। स्कूलिंग अपने आप होती रहेगी, प्राइवेट देता रहेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि बच्चा 5th क्लास में हुआ, उसको कोचिंग सेंटर्स में आप भेज दीजिए, रेगुलर पढ़ाई भी होती रहेगी और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसकी भी तैयारी वो करता रहेगा। तो दोनों एक तरह से एक्सट्रीम हैं जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और इस प्रवृत्ति पे आपका टेक क्या है? देखिए, जो आपने जो कहा है नो स्कूलिंग, ये एक नया ट्रेंड है, और मैं इनफैक्ट इसको भी बुरा नहीं मानता। पूरे इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बेंगलोर में, पुणे में, अपने बॉम्बे में, इवन इंदौर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नो स्कूलिंग पे काम कर रही हैं, और उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। ठीक है, आपने अपने बच्चे को, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, शायद आप तो खुद उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम अपने बच्चों को 5th क्लास 6th क्लास, वो 5 या 6 साल का हो गया तब हम स्कूल में डाला करते थे, और अब क्या हो गया कि पहले 4 साल हुआ,
फिर 3 साल हो गए, अब तो 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेजने लग गए। तो ये आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बच्चे को आप फ्री छोड़ दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ कि जो बच्चा 5 या 6 साल का होने के बाद में अगर वो स्कूल में गया, तो इसका मतलब नहीं है कि वो जब क्लास में जाएगा तो उसका IQ लेवल 0 होगा। वो खेलता कूदता रहा है इधर उधर से, मतलब पूरी दुनिया पाठशाला है। मैं तो आपके पास आया हूं तो भी मैंने यहाँ सीखा है ना। मैं अगर बाहर जाऊंगा, पार्क में खड़ा हुआ हूं, अकेला बैठा हुआ हूं, तो भी कुछ सीख रहा हूं। सीखने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। तो वो लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में सिखाते हैं। वो नो स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि आप उनको आप उनको नो टीचिंग दीजिए, वो सिर्फ स्कूल हमारा एक प्रेमिस को बोलते हैं जिसमें टीचर आते हैं, जिसके अंदर जो है आपका वो एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आपके पास बेंच लगी हुई है, आपको टीचर जो है वो किताबों से पढ़ के आया और उस किताब में से ही पढ़ा रहा है। नहीं, पूरी दुनिया पाठशाला है। वो पढ़ाते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। वो इवन जो है चम्मच से पढ़ा देते हैं, वो गेट से पढ़ा देते हैं, वो इस कैमरे से पढ़ा देंगे। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ हिस्ट्री है, उसके पीछे कुछ साइंस है। तो आप और वो जो है बच्चे ग्रेजुअली बहुत, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में एक तो पहली बात आप एक बंद कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं और आप उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो वो खुद एक अलग विधा है। और इनफैक्ट ये और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे इंडिया में तो ये अभी ट्रेंड बहुत लेट आया है, फॉरेन में ऑलरेडी चल रहा है ये। वहाँ पे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपना घर बेच देते हैं, एक बोट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और उस पर अपने बच्चों को लेकर के पूरा वर्ल्ड टूर कराते हैं। और वो जब बच्चा आता है तो वो उसके बाद में इतना हाई IQ लेवल का होता है। और शायद आपको तो ये मालूम होगा कि ये जितनी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, इनकी जो CEOs हैं वो तो उन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं किया हुआ है। तो हाँ, ये डिग्री और एजुकेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनको हमको मिंगल नहीं करना चाहिए। एक कोचिंग वाला जो मेरा सवाल था कि बहुत कम उम्र में 5th क्लास 4th क्लास 8th क्लास उसके अंदर उनको कोचिंग सेंटर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं कि रेगुलर एजुकेशन भी होगा और साथ में स्पेशलाइजेशन भी होगा। तो उस पर क्या टेक है? और दूसरा आखिरी सवाल मेरा होगा कि अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में एजुकेशन को लेकर जो माहौल है सबसे बेहतर कहाँ है, कौन सा ऐसा आइडियल मॉडल है जिसको आने वाले दौर में इंडिया को अपनाना चाहिए, राजस्थान को अपनाना चाहिए? देखिए, पहली बात कोचिंग्स की जहाँ तक बात करें तो मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। अगर ये कहें कोचिंग तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो सो कॉल्ड जो हाई क्लास जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका फेल्यूर है। अगर आप इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद अगर इस बात पे मजबूर होते हैं कि अपने बच्चों को कोचिंग क्लास में भेजें, तो इसका मतलब वो जो स्कूल्स है वो इसके लिए डिज़र्व ही नहीं करते इतनी महंगी फ़ीस के लिए। तो और इसमें सबसे बड़ा फेल्योर मैं मानता हूँ सरकार का, जो कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। अब रही बात आपने जो कहा कि हमारे पास में कौन सा मॉडल होना चाहिए, तो देखिए आपके पास में अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इन सब में जो है गवर्नमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन फ्री देती है। वहाँ पर इवन प्रेसिडेंट का या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता है और फ्री में पढ़ता है। और इसके लिए जो मेरी निगाह में बेस्ट मॉडल है वो फिनलैंड का है। फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है लेकिन उनके पास में फ्री एजुकेशन है। अच्छा, इवन इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि हमारे पड़ोस में भूटान में हम जहाँ ये सोचते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में जाता है इसका मतलब वो अच्छा बच्चा है और सरकारी स्कूल में जाता है वो बच्चा हेय दृष्टि से उसको देखा जाता है। भूटान के अंदर उस बच्चे को हेय दृष्टि से देखा जाता है जो प्राइवेट स्कूल में जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार बेहतरीन क्वालिटी का जो एजुकेशन जो है देती है। और वहाँ पे उनका ये, जैसे आपको मैं बताऊं कि आप हायर एजुकेशन में चले जाएं, आज भी अगर आपको अपने बच्चों को एडमिशन कराना है तो आप IIT में भेजेंगे उसको, NIT में भेजेंगे, IIM में भेजेंगे, एम्स में भेजेंगे। आप फला कॉलेज फला यूनिवर्सिटी उसके अंदर भेजना पसंद नहीं करेंगे प्राइवेट में। ये चीज़ वहाँ जो बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में, तो फिनलैंड का मॉडल अपनाना चाहिए। और जो है हमारे यहाँ से कुछ एकेडमिशियंस को भेजें, वहाँ देखें, उन्होंने मतलब और फ्री एजुकेशन है।
तो कहाँ दिक्कत है? और हमारे को तो मतलब अगर बोले कि सब तरीके की जो है एजुकेशन मॉडल्स को एक बार स्टडी करके वहाँ से, जैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पूरे देशों का जो संविधानों का अध्ययन किया, उनसे हमारे को जो अच्छी चीज़ें मिली हमने ली। तो हमारा एजुकेशन मॉडल भी ऐसा होना चाहिए कि जिस कंट्री से हमको जो अच्छी चीज़ मिलती है उनका एक पूरा मॉडल बनाया जाए। अभी हालांकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो आई है, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर भी काम नहीं किया गया और उसके लिए हमारे को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी संस्था की ओर से कुछ दिन पहले कहा गया था कि हिंदी स्कूलों को अगर आप बंद करेंगे तो हम विरोध करेंगे, लेकिन हिंदी स्कूलों को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न ही अभिभावक है। वो ना बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते, ना वो संस्कृत उनको पढ़ाना चाहते। जो ज्ञान दादा दादी बचपन में बच्चों को देते हैं वो ज्ञान आप पेरेंट्स नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए आपकी संस्था है क्या प्लानिंग कर रही है पेरेंट्स को बताने के लिए कि इस तरह से आपको करना चाहिए? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले खुद ने कहा कि ये जो पेरेंट्स के जो दिमाग में जो एक डिलेमा चलता है कि हिंदी मीडियम ख़राब है या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम ख़राब है, इंग्लिश मीडियम अच्छा है, ये हमारे मन की तो भ्रांति है। जो लोग, और एक मैंने और कहा था कि मातृभाषा में जो बच्चा जितना सहज महसूस करता है, जो एक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं करता, तो आप जो हिंदी में पढ़ना चाहते हो उनको पढ़ने दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम खोलना है तो आप दूसरा खोलिए, क्योंकि आज भी मेजोरिटी, देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे साथ में एक समस्या ये भी होती है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उन्होंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, तो वहाँ स्कूल का कोई अगर मान लीजिए वो बच्चा नहीं समझ पाया तो पेरेंट्स बता देंगे, क्योंकि अगर लेकिन पेरेंट को बेचारे को खुद को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या पढ़ाएगा? तो हिंदी भी चलने दीजिए, और हिंदी तो हमारी तो मातृभाषा है भाई, राष्ट्रभाषा है, तो उसका असम्मान करके आप अंग्रेजी का सम्मान क्यों करते हो? सम्मान तो दोनों का करिए आप, मैं मानता हूँ। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई आज की तारीख में सारी स्टैंडर्ड बुक्स को जो है आप जो हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो क्या परेशानी है? कंटिन्यू कीजिए, हिंदी भी रखिए, इंग्लिश भी रखिए। थोड़ा लाइटर मूड पे ये सवाल है। अलग अलग तरीके निकाल देते टीचर्स बच्चों को मारने के। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, ऐसे पेंसिल उंगलियों के बीच में फंसा के दबा दी, या कुछ एक मेरे स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, रॉय मैम, मुझे आज भी उनका नाम है, वो क्या हमारे बिंदी बना देती थी लड़कों के, और फिर हर एक क्लास में घुमाती थी। बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता था। तो आपके टाइम पे स्कूल में किस तरह की पनिशमेंट्स हुआ करती थी? बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही, पेन को फंसाना या पेंसिल को फंसाना, है ना। इसके अलावा आपको शायद इसको चरूटिया बोलते थे। ये बड़ा एक फेमस टर्म था, चरूटिया भरना। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे आप जो बता रहे हो कि बिंदी लगा के वो लड़कों की बनियान और अंडरवियर में स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया करते थे। तो ये मैंने कहा कि जो थप्पड़ मारना ये एक्सट्रीम था, तो ऐसा नहीं है। जो पहले तरीका ये होता था कि उसको डराना धमकाना, फिर उसके बाद में उसके पेरेंट्स को बुलाना, ऐसा नहीं कि उसके सीधे मार दिया करते थे। नहीं, उस टाइम पे तो हमारे तो पेरेंट्स भी ऐसे होते थे, सर कम मारा, हाँ, और दो डंडा नहीं है हम देके जाते हैं आपको। यही कह रहा हूँ, है ना। तो वो भाई मैंने कहा ना कि टीचर आपके यूँ तो दुश्मन नहीं है। अब हालांकि ये वो टीचर्स और अब जो टीचर्स है इनमें भी दिन रात का फर्क है। वाकई जो हम बोलते हैं कि जो सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस जो है, सोशल वेलफेयर, वो अब उनका ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आज भी लोग हैं ऐसे। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी आपके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑल्दो आप सरकारी स्कूल से निकले हुए हैं, तो ये इसके पीछे आपने एक शब्द बोले कि फैमिली प्रेशर। तो ये फैमिली प्रेशर एक्चुअली क्या होता है? ये अड़ोस पड़ोस की जो आंटियाँ होती है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारी मम्मी अभी कहीं ग्रुप में बैठती है तो वहाँ पे, अरे भाभी जी आपको पता है मेरा चिंटू तो इस स्कूल में, फला स्कूल में है, आपका सरकारी स्कूल में है। तो ये टोंटबाजी क्या है, इनिशियल लेवल से वहाँ से एक विमेन को क्या है टारगेट करना बहुत पहले से शुरू हो जाता है, और वो रिजल्ट फिर हमें घर पे देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कहा फैमिली प्रेशर में मैंने मेरे बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, तो अभिभावक संघ तो आपने बना दिया, तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसे अड़ोसी पड़ोसी दूर भगाओ संघ भी बनाना चाहिए? देखिए ये सब चीज़ें असल में डिपेंड करता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण दूंगा आपको। एक महिला है, उनके बच्चे, उनका एक बेटा और एक बेटी, वो मानसरोवर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। नाम लेने से कोई मतलब नहीं। उन्होंने उस स्कूल के खिलाफ बहुत बैटल लड़ी। डेफिनेटली पहले बहुत सारे पेरेंट्स थे, इकट्ठे हुए, फिर
छितरते गए, आखिर में वो महिला अकेली रह गई। उनका बेटा 12th पास कर गया। लास्ट ईयर उन्होंने अपनी बेटी को उस स्कूल से निकाला और गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। इसके लिए साहस की जरूरत पड़ती है ना। मैं उस महिला को बहुत मतलब तारीफ करता हूँ उसकी, कि उस महिला में साहस है ना। और उसने कहीं से नहीं सीखा। डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से डेफिनेटली ओपिनियन दी। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, कुछ खराब नहीं। उन्होंने बजाय इसके कि उस स्कूल के खिलाफ अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करे, उसकी जगह उन्होंने इस पे सारी एनर्जी लगानी शुरू कर दी कि उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, उस स्कूल में फैसिलिटीज आनी शुरू हो जाए। अगर इस तरह के पेरेंट्स और हों जी, तो एक सरकारी स्कूल को और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपसे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी विशाल जी से जब बात हो रही थी, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आज आप बोलिए कि सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय हम जो बोलते हैं, नवोदय विद्यालय, इसके मुकाबले मुझे इंडिया में कोई स्कूल बता दीजिए। आज हमारी राज्य सरकार ने जो ये विवेकानंद स्कूल खोले हैं और मॉडल स्कूल खोले हैं, ये हमारे प्राइवेट स्कूल से फार बेटर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारी जो जनसंख्या है, उसका जो घनत्व है, उसके अनुपात में स्कूल बिल्कुल ऊँट के मुंह में जी रहा है। अगर सरकार इस तरीके के स्कूल इतने खोल दे, हमारे को क्यों जाना पड़ेगा इस स्कूल में? हमारे को ना क्वालिटी की जरूरत होगी कि भाई क्वालिटी की दिक्कत होगी, ना हमारे को जो है फीस के लिए करना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट को ऐसे कोई फी रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी। खत्म करो ना। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, फिनलैंड का एग्जाम्पल है, और इवन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आप जर्मनी में जाएं, आपको वहाँ पे आप जर्मन जो लैंग्वेज में स्टडी कीजिए, आपको तो स्कॉलरशिप और मिली, आपकी फ्री एजुकेशन होगी। गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए ना। और हमारे को क्या जरूरत है, इंग्लिश एक हमने जो सीखा, अगर आपकी जनरेशन में तो फिर भी थोड़ा स्टार्टिंग से ABCD आ जाती है, पहले तो होता था कि 5th 6th से जो इंग्लिश आया करती थी, और आपने पहले के लोगों की इंग्लिश शायद देखी नहीं होगी, इतनी जबरदस्त होती है। आज अगर आपको लिख करके देंगे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको 20 बार डिक्शनरी दिखनी पड़ेगी। हमारा तो सर एक्चुअली क्या है, वो वाला हाल है कि घर वालों ने कहा इंग्लिश मीडियम में भेजो, अंग्रेजी सुधरेगी बच्चे की, ना हम अंग्रेजी कह रहे ना हिंदी कह रहे। सर आपने फिनलैंड की बात करी, तो फिनलैंड में भी नेताओं के स्कूल हुआ करते होंगे फिर तो? देखिए ऐसा है, ये बात है देखिए नीयत की। वहाँ सरकारी स्कूल जो है इतने ज़्यादा वो मतलब डिमांड में है कि वहाँ नेता स्कूल खोलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि आप कौन सी पार्टी का बोलेंगे जिसके स्कूल नहीं है। राजस्थान में आप लें, कौन सी पार्टी है जिसका नेता का स्कूल नहीं मिलेगा? हर एक का। ये डेंसिटी का भी इशू होगा जो फिनलैंड में, जो आपने डेंसिटी की बात कही पहले, कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी डेंस है, इस वजह से भी एक रास्ता और खुलता है कि नहीं और प्राइवेट होना चाहिए। फिनलैंड के अंदर शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होगी या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने ये चीज़ कही आपसे कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ है कि हम ये तो बोल नहीं रहे कि हथेली पे सरसों उगाना। यहाँ उलट सीन क्या है कि सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, वहाँ पे टीचर्स नहीं होते, पंखा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, दरी नहीं होगी चलेगा, टीचर तो होना चाहिए। वहाँ पे साल भर तक टीचर नहीं आया, बच्चे वहाँ पे क्लास में जो है शैतानी कर रहे हैं, अल्टीमेटली पेरेंट्स जो है वहाँ से निकलवा लेता है। यानी अगर सरकार सिर्फ, हमने कभी भी नहीं कह रहे कि वहाँ पे जो आप फैसिलिटीज़ कराओ वहाँ AC लगाओ, कोई बात नहीं, फर्नीचर नहीं दरी पट्टी भी पढ़ लेंगे, लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपने यहाँ स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं जहाँ खुलने चाहिए, तो यानी बात तो नीयत की है। किसी सरकार ने ये मतलब इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, अब मतलब एक संकल्प रखे कि नहीं, हमारे को सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा बढ़िया कर देना है कि इनकी प्राइवेट की जरूरत ही नहीं पड़े, तो हमको कौन सी आवश्यकता है? तो ये मेंटलिटी अगर हमारी भी बनी है तो कोई 1 या 2 या 5 साल में नहीं बनी है। हमने खुद ने देखा कि सरकारी स्कूलों की जो है धीरे धीरे करके व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, और इंटेंशनली और स्ट्रेटेजिकली। तो अगर सरकार इसको उलट करे, इंटेंशनली स्ट्रेटेजिकली स्कूल्स खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वहाँ पे टीचर्स हों, धीरे धीरे करके फैसिलिटीज़ भी आएंगी, तो अच्छा रहेगा। ये सब मतलब हम तो चाहते ही हैं। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर इन केस पेरेंट्स के साथ में परमिशन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि स्कूल में फ़ीस मांगी जा रही है
एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो क्या करे वो, अपने कॉन्टैक्ट कैसे करे, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स है पब्लिक तक शेयर करें? देखिए इन सब के लिए जो इसका रिड्रेसल सिस्टम है, मतलब आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, तो आप इसके अंदर आपके डीईओ को यानी जिला शिक्षा अधिकारी को जो है संपर्क करें। और एक पेरेंट्स की और बहुत बहुत बड़ी समस्या क्या रहती है कि उन्होंने एक अगर मान लीजिए डीईओ को लेटर लिख दिया और उसके बाद वो ये मान के चलते कि साहब इस पर तो एक्शन हो ही जाएगा। नहीं, आपके लेटर के बाद में आपका फॉलो अप भी बाकायदा उतना ही होना चाहिए, बल्कि वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। आपने लेटर लिखा, आप डीईओ के पास बार बार जाएं सर क्या रहा, तो वो अगर जो है वहाँ से आपको मिलेगा। अगर वहाँ से आपकी वो जो रिड्रेसल नहीं होता है तो आपके पास में डायरेक्टर एजुकेशन है, वो हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं आपके वहाँ, जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उनके पास जाएं। इसके अलावा अगर तब भी नहीं होता तो आपके पास संपर्क पोर्टल है, सीएम पोर्टल है, आप वहाँ पे कोशिश करें, वहाँ से जाएगी कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंट में। और फिर भी अगर नहीं होता है तो आपके पास में कोर्ट है, और कोर्ट में अगर कोई आपको लीगल ओपिनियन की ज़रूरत हो किसी तरीके की नॉलेज के लेवल पे, तो हम आपकी सहायता करने के लिए मौजूद हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल ये थे राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुशील शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर पेरेंट्स को स्कूलों में परेशानी होती है तो किस तरीके से वो अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, और कहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर है वो भी इन्होंने बताया। ऐसे ही हमारे और भी गेस्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारे गेस्टिंग रूम चौपाल में, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।